चलिए आगे क्वेश्चन को करते हैं इस वीडियो में। क्लास 11 की मेडिवल हिस्ट्री है ये एनसीईआरटी से, जो कि दृष्टि पब्लिकेशन से कवर किया जा रहा है। क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने किसको राय रायन की उपाधि प्रदान किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने राय रायन की उपाधि राजा रामचंद्र को दिया था। मलिक काफूर ने जब देवगिरी पर दूसरा आक्रमण किया था तो राजा रामचंद्र ने आत्मसमर्पण कर दिया था, तो खिलजी ने उसके साथ में सम्मानजनक व्यवहार किया और उसे राय रायन की उपाधि दी और उसे अपने पद पर फिर से प्रतिष्ठित कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति तो आप जानते ही होंगे, तो अब बताइए कि जो 3 स्टेटमेंट दिया है इन तीनों में से कौन सा गलत है? पहला कि उसने दिल्ली में खाद्यान्न, वस्त्र और गुलामों और मवेशियों के लिए बाजार निर्मित किया था। दूसरा है बाजार नियंत्रण अधिकारी शाहना कहलाता था। और तीसरा व्यापारियों का लेखा जोखा नहीं रहता था। तो यहाँ पे तीसरा वाला गलत है, बाकी पहला दूसरा दोनों सही है। व्यापारियों का लेखा जोखा रखा जाता था, शाहना कौन रखता था? शाहना रखता था। चलिए तीसरा वाला गलत है, बाकी सारे सही हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी बाजार नियंत्रण नीति के तहत खाद्यान्नों, शक्कर, रसोई तेल से लेकर के सुई तक तथा आयात किए गए कीमती वस्त्रों, घोड़े, मवेशी और गुलामों तक की कीमतें तय कर दिया था उसने। इसके लिए उसने दिल्ली में 3 बाजार निर्मित किए थे। कौन कौन से? एक खाद्यान्न के लिए, दूसरा कीमती वस्त्रों के लिए और तीसरा घोड़े, गुलाम और मवेशियों के लिए। शाहना, इन बाजारों को एक उच्च अधिकारी अपने नियंत्रण में रखता था जिसे कि शाहना कहा जाता था। और शाहना अधिकारी ही व्यापारियों के लिए एक पंजिका रखता था जिसमें कि सबका लेखा जोखा रहता था और दुकानदारों और कीमतों पर कड़ी निगाह रखता था। तीसरा प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का वो कौन सा शासक था जिसने कि भू राजस्व को कृषि उपज का आधा हिस्सा तय किया था, 50%? कौन था वो? वो था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने खाद्यान्नों की नियमित तथा सस्ती आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए घोषणा किया कि दोआब क्षेत्र यानी यमुना के निकट मेरठ से लेकर के इलाहाबाद के निकट कड़ा की सीमा तक के प्रदेशों की भू राजस्व अदायगी सीधे राज्य को ही की जाएगी। इसके अलावा भू राजस्व के रूप में उपज का आधा हिस्सा नगद जमा करवाना होगा। आधा हिस्सा नगद जमा करवाना होगा। नेक्स्ट है, कथन कह रहा है कि अलाउद्दीन के दक्षिण अभियान धन लूट से संबंधित थे। अलाउद्दीन के जो दक्षिण अभियान थे वो धन लूट से संबंधित थे और कारण ये दे रहा है कि वो दक्षिण पर प्रत्यक्ष शासन करता था। वो दक्षिण पर प्रत्यक्ष शासन करता था। बताइए, कथन और कारण दोनों सही है? कारण कथन का सही स्पष्टीकरण कर रहा है या फिर नहीं? तो यहाँ पे कथन तो सही है कि दक्षिण अभियान धन लूट से संबंधित था, लेकिन वो दक्षिण पर प्रत्यक्ष शासन करना चाहता था, ये सही नहीं है। ए सही है लेकिन आर गलत है। अलाउद्दीन का दक्षिण के सभी राज्यों पर एक के बाद एक आक्रमण धन का लालच और गौरव की ललक थी, ना कि उनकी आंतरिक नीति में हस्तक्षेप करना था। वह इन जीते हुए दक्षिण राज्यों को अपने कब्जे में करना चाहता था, लेकिन उन पर प्रत्यक्ष शासन नहीं करना चाहता था। नगद वेतन देने वाला सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? बताइए, नगद वेतन देने वाला सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन की भू राजस्व को नगद वसूलने के पीछे यही उद्देश्य था कि वो अपने सिपाहियों को नगद वेतन दे सके। इस वेतन से सैनिक अपना गुजारा, घोड़े की देखरेख और साज सामान को दुरुस्त रखता था। नगद वेतन देने वाला इस सुल्तान का पहला सुल्तान नगद जो वेतन देता था ये अलाउद्दीन खिलजी, वो इस सल्तनत का पहला सुल्तान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन मुनि जीन प्रभा सूरी किस सल्तनत कालीन शासक से संबंधित थे? जाहिर सी बात है ये मोहम्मद तुगलक से संबंधित है। किससे संबंधित है? यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी को टिक ना करिएगा। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का एक ऐसा शासक था जिसने कि धर्म और दर्शन का गहरा अध्ययन किया था। जैन कवि जीन प्रभा सूरी व कई हिंदू योगियों को उसने सम्मान दिया था। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किए गए प्रयोगों को क्रमानुसार लगाइए। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किए गए जो प्रयोग थे उसको आप लगाइए, पॉज करिए, सॉल्व करिए। सबसे पहले कर वृद्धि, फिर राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा चलवाया,
खुरासन अभियान था। कर वृद्धि, राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा, खुरासन अभियान। मोहम्मद बिन तुगलक ने कई प्रयोग किए और कृषि में गहरी रुचि दिखाई थी। इसने अपने प्रथम प्रयोग के तहत दोआब के उपजाऊ प्रदेशों को, जो उपजाऊ प्रदेश थे, वहाँ पे भू राजस्व में वृद्धि कर दिया, जो कि संभवतः उपज का आधा भाग था। दूसरे प्रयोग के तहत राजधानी दिल्ली को देवगिरी स्थानांतरित कर दिया। देवगिरी को तुगलक ने दौलताबाद कहा। तीसरे प्रयोग के तहत सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करवाना था, जो कि संभवतः तांबा और पीतल के थे, जिनका मूल्य चांदी के टंके के समान था। उसे ये प्रेरणा चीन और ईरान से मिला था। चौथा प्रयोग खुरासन अभियान था। इस अभियान के लिए तुगलक ने अपने सैनिकों को 1 वर्ष का अग्रिम वेतन तक दे दिया था। इस अभियान का नेतृत्व खुसरो मलिक ने किया था। ठीक है, सबसे पहले कर मुद्रा चलवाया, फिर राजधानी परिवर्तन किया, सांकेतिक मुद्रा चलवाया जो कि तांबा और पीतल के थे। ठीक है, फिर खुरासन अभियान आया। मोहम्मद बिन तुगलक के संदर्भ में ये जो कथन दिया गया है, इसको आप ध्यान से पढ़िए और बताइए कि इसमें से असत्य कौन सा है। पहला है, उसने योग्यता के बल पर उच्च पदों में अमीर और अदना दोनों वर्गों को शामिल किया। दूसरा, उसे अभागा आदर्शवादी की संज्ञा दी गई। तीसरा, राजधानी स्थानांतरण से संचार, धर्म, संस्कृति और सामाजिक विचारों में सकारात्मक परिवर्तन दिखा। और चौथा कह रहा है कि मोरक्को यात्री इब्न बतूता ने मोहम्मद बिन तुगलक के परिवर्तनों के हानिकारक प्रभावों का उल्लेख किया। बताइए कौन कौन सा इसमें से गलत है। चौथा वाला गलत है कि मोरक्को यात्रा इब्न बतूता ने मोहम्मद बिन तुगलक के परिवर्तन के हानिकारक प्रभावों का उल्लेख किया है, ये गलत है, बाकी सारे ही सही हैं। मोहम्मद बिन तुगलक मध्यकालीन शासकों में सबसे अधिक शिक्षित व सभी धर्मों को सम्मान देने वाला शासक था। उसने धर्म व दर्शन का गहरा अध्ययन किया था। वह योग्यता के आधार पर किसी को भी उच्च पदों पर नियुक्त कर देता था, चाहे वो अमीर हो या फिर अदना यानी छोटे परिवार से हो। उसने अपने शासनकाल में 4 प्रयोग किए थे जो कि असफल रहे थे, तो इसलिए उसे अभागा आदर्शवादी की संज्ञा दी गई। जब उसने दिल्ली से दौलताबाद राजधानी स्थानांतरित किया तो उसने सड़क और सराय बनवाए और संचार में सुधार किया। उसने दिल्ली से पीर औलिये भी भेजे थे ताकि धर्म, सांस्कृतिक और सामाजिक विचारों में भी परिवर्तन लाया जा सके, जिससे लोगों में प्रभावशाली प्रक्रिया भी दिखी। मोरक्को यात्री इब्न बतूता 1333 में दिल्ली आया और उसने तुगलक के प्रयोगों का कोई भी हानिकारक प्रभाव नहीं देखा था। उसने मोहम्मद बिन तुगलक के संदर्भ में अब ये जो 2 कथन है, इसको देखिए, पढ़िए और बताइए इनमें से कौन कौन से सत्य हैं। पहला है, इसके काल में तर्मसरीन के नेतृत्व में मंगोलों ने सिंध पर आक्रमण किया। दूसरा है, उसने सिंध पर विजय हासिल की और कलानौर, पेशावर तक अधिकार कायम किया। बताइए कौन कौन से सही हैं। दोनों ही सत्य हैं, पूर्णतः दोनों ही सही है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के आरंभिक वर्षों में ही मंगोल सेना ने तर्मसरीन के नेतृत्व में सिंध पर आक्रमण कर दिया और उनका एक दल मेरठ तक पहुंच गया। तुगलक ने झेलम के निकट मंगोलों को परास्त किया और कलानौर से लेकर के पेशावर एवं सिंध तक अपना वर्चस्व कायम रखा। अब बताइए कि इनमें से किसके विस्तार के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवाने अमीरे कोही विभाग की स्थापना की थी। बताइए किसके विस्तार के लिए किया था। कृषि के विस्तार के लिए। मोहम्मद बिन तुगलक ने दोआब में कृषि के विस्तार व सुधार के लिए दीवाने अमीरे कोही विभाग की स्थापना किया था। इसके तहत पूरे इलाके को विकास खंडों में विभाजित करके प्रखंड अधिकारी नियुक्त किया जाता था, जिसका कार्य किसानों को कर्ज देकर कृषि का विस्तार करना और उन्हें बेहतर फसलें उगाने के लिए प्रेरित करना था। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक के संदर्भ में अब ये जो 3 कथन दिया है, इस पर विचार करिए और आप ये बताइए कि क्या तीनों ये सही है मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। पहला, उसका शासन का दिल्ली सल्तनत का चरमोत्कर्ष काल था। दूसरा, उसके दक्षिण से लौटने के बाद वहाँ पे विजयनगर और बहमनी साम्राज्यों का उदय हुआ। तीसरा, सिंध विद्रोह के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। बताइए तीनों सही है। तीनों सही है। तुगलक की तमाम असफलताओं के बावजूद भी उसके शासनकाल को दिल्ली सल्तनत का
चरमोत्कर्ष काल माना जाता था, जब दक्षिण में सेना में प्लेग हो गया था दक्षिण में और 2/3 सैनिकों की मृत्यु हो गई थी। तो उससे तुगलक की सैन्य शक्ति को बहुत आघात लगा और वो दक्षिण से वापस आ गया। उसके बाद वहाँ पे हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाइयों ने विजयनगर नाम का छोटा सा राज्य स्थापित कर लिया और दौलताबाद के निकट कुछ विदेशी अमीरों ने एक छोटा सा राज्य कायम किया जिसे कि बहमनी साम्राज्य कहा गया। मोहम्मद तुगलक अंतिम समय में अवध, गुजरात और सिंध के विद्रोह दबाने में कामयाब हुआ और सिंध में ही उसकी मृत्यु हो गई। अब यहाँ पे बताइए कि कौन सा असत्य है फिरोज शाह तुगलक के संबंध में। फिरोज शाह तुगलक ने दक्कन पर अधिकार हेतु प्रयत्न नहीं किया। उसके समय में बंगाल सल्तनत से बाहर हो गया था बंगाल। उसने सबसे लंबा संघर्ष गुजरात और थट्टा का विद्रोह दबाने में किया। उसने उड़ीसा पर हमला नहीं किया। बताइए इनमें से कौन सा असत्य है। उसने उड़ीसा पर हमला नहीं किया, ये असत्य है, बाकी सारे ही सत्य हैं। फिरोज शाह तुगलक ने जाजनगर उड़ीसा के शासक पर आक्रमण किया था, वहाँ के मंदिरों को नष्ट करके धन लूटा, लेकिन उड़ीसा को सल्तनत में मिलाने का प्रयास नहीं किया था। अगर ये बोलता कि सल्तनत में मिलाने के प्रयास नहीं करता तो वो भी कथन सही होता, लेकिन यहाँ पे बात कर रहा था कि उड़ीसा पर आक्रमण नहीं किया। फिरोज शाह तुगलक के संबंध में विचार करिए और बताइए कि इनमें से कौन सा असत्य है। उसने एकता को वंशानुगत बनाया। उसने सेना में वंशानुगत सिद्धांत लागू किया। वह सिपाहियों को नगद वेतन देता था। बताइए इसमें से कौन सा गलत है। वह सिपाहियों को नगद वेतन देता था, ये गलत है, बाकी सारे ही सही हैं। फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल शांति और मूक विकास का युग था। उसने हुक्म जारी किया कि अमीर की मृत्यु होने पर एकता सहित उसका स्थान पुत्र, दामाद और गुलाम या फिर गुलाम को आधिकारिक मान करके दिया जाए, जो कि बाद में हानिकारक सिद्ध हुआ। उसने वंशानुगत सिद्धांत को सेना पर लागू किया। तीसरा गलत था, वह सिपाहियों को नगद वेतन नहीं देता था, बल्कि वेतन की जगह पे वो अलग अलग गांवों का भू राजस्व उनके नाम कर दिया जाता था। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने जजिया को अलग कर के रूप में वसूलने की नीति अपनाई थी। किस शासक ने अपनाया था ये नीति। फिरोज शाह तुगलक ने जजिया को अलग करके वसूलने की नीति। फिरोज ने खुद को सच्चा मुसलमान माना था। उसने अपने राज्य को इस्लामी राज्य घोषित किया और जजिया को अलग कर बना दिया, जो कि पहले भू राजस्व में ही शामिल होता था। उसने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगा दिया। इस टैक्स से सिर्फ महिलाएं, बच्चे, अनाथ, अंधे एवं अपंग लोगों को ही बाहर रखा गया था, बाकी सारे इस टैक्स में शामिल थे। फिरोज शाह तुगलक के संदर्भ में अब ये जो कथन दिए गए हैं 3, इस पर विचार करिए और इसमें आप बताइए ये कौन सा इसमें से असत्य है। फिरोज शाह तुगलक ने आर्थिक अवस्था सुधारने हेतु लोक निर्माण विभाग की स्थापना की। उसने राजनीतिक महत्व को देखते हुए कुलीन लड़कों को गुलाम बनाया। उसने तैमूर आक्रमण का डट करके सामना किया। बताइए कौन सा गलत है इसमें। तीसरा वाला गलत है कि उसने तैमूर आक्रमण का डट करके सामना किया। बाकी दोनों ही, पहला दूसरा दोनों सही है, तीसरा वाला गलत है। देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए फिरोज शाह तुगलक ने लोक निर्माण विभाग की स्थापना की। उसने कई नहरों की मरम्मत भी करवाई थी। उसने आर्थिक के साथ साथ राजनीतिक महत्व का कदम उठाते हुए ये आदेश दिया कि जब भी किसी स्थान पर हमला करें तो कुलीन परिवारों में उत्पन्न लड़कों का गुलाम बना करके मेरे पास भेज दें। लड़कों को, मतलब जो कुलीन परिवार के लड़के होते थे, उनको मेरे पास गुलाम बना करके भेज दीजिए। अब तीसरा गलत था। तैमूर का आक्रमण 1398 में हुआ था। तब दिल्ली सल्तनत कमज़ोर पड़ चुकी थी और आक्रमण का सामना करने के लिए दिल्ली में कोई भी सशक्त शासक नहीं था। उस समय दिल्ली का शासक फिरोज शाह का पुत्र नज़रुद्दीन मोहम्मद था। 8वां चैप्टर है क्लास 11 की मेडिवल हिस्ट्री का, दिल्ली सल्तनत के अधीन शासन और आर्थिक तथा सामाजिक जीवन।
दिल्ली सल्तनत के अधीन शासन और आर्थिक तथा सामाजिक जीवन। पहला जो ये प्रश्न है आपको मैच करना है विभाग को उसके पद से संबंधित। कौन सा विभाग किस पद के लिए होता था? सैन्य विभाग जो होता था ये दीवाने अर्ज कहलाता था। क्या कहलाता था? दीवाने अर्ज कहलाता था। विधि विभाग जो होता था, विधि विभाग ये दीवाने रिसाल कहलाता था। क्या होता था? दीवाने रिसाल का पद होता था। पत्राचार विभाग दीवाने इंशा का पद होता था। और कृषि विभाग में दीवाने अमीरे को ही, दीवाने अमीरे को ही स्थापित किया जाता था। ठीक है। निम्न में से दिल्ली सल्तनत की किस शासक ने सर्वप्रथम भारत में सैन्य विभाग की स्थापना की थी? किस शासक ने किया था? बलबन ने किया था। सैनिकों को भर्ती करना, उन्हें सभी तरह से सज्जित करना और उनका वेतन देना आरएच की मुख्य जिम्मेदारी होती थी। ये सैन्य विभाग का मुख्य अधिकारी होता था। सर्वप्रथम भारत में आरएच के लिए एक अलग विभाग की स्थापना किसने कराया था? बलबन ने किया था। वजीर के लिए, वजीर से संबंधित अभी जो 3 कथन है इसको आप ध्यान से देखिए और बताइए कि कौन सा असत्य है। 14वीं सदी में इसे राजस्व विशेषज्ञ माना जाता था। ये आय व्यय दोनों का प्रबंध करता था। फिरोज शाह तुगलक ने ख्वाजा जहां को अपना वजीर बनाया था। बताइए कौन सा इसमें से असत्य है? असत्य तीसरा वाला है कि फिरोज शाह तुगलक ने ख्वाजा जहां को अपना वजीर बनाया। बाकी ऊपर के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। 14वीं सदी में केंद्रीय प्रशासन में महत्वपूर्ण व्यक्ति वजीर होता था, जिसे ये राजस्व मामलों का विशेषज्ञ माना जाता था। दूसरा, इसे एक विस्तृत विभाग का प्रधान बना दिया गया जो कि आय व्यय दोनों का प्रबंध देखता था। तीसरा, फिरोज शाह तुगलक ने अपना वजीर इस्लाम में धर्मांतरित तेलंग ब्राह्मण खाने जहां को बनाया था। ख्वाजा जहां मोहम्मद तुगलक का वजीर था। अब ये विभाग है मध्यकालीन विभाग और उनसे संबंधित ये प्रधान है। मैच करिए और बताइए कौन सा सही है। कौन से सही सुमेलित है ये आपको बतानी है इसमें से। दीवाने अर्ज से संबंधित प्रधान होते थे आरिजे मामलिक। कारखाना में जो प्रधान होते थे वो वकीले दर होते थे। धार्मिक संस्थान में आला सदर होते थे। तीनों सही है। दिल्ली सल्तनत में दीवाने अर्ज एक सैन्य विभाग था जिसका प्रधान आरिजे मालिक होता था, मामलिक कहा जाता था। कारखाना एक गृहस्थी विभाग था जो कि सुख सुविधा का ध्यान रखता था। इसका प्रधान वकीले दर कहा जाता था। विभिन्न धार्मिक मामलों को देखने और विद्वानों और धर्म तत्वज्ञों को दिए जाने वाले अनुदानों की देखरेख आला सदर करता था जो कि मुख्यतः काजी होता था। ये न्याय विभाग का भी प्रधान होता था जो कि दीवानी मुकदमों का फैसला शरीयत के अनुसार करता था। अब इनमें से बताइए कि दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक इकाई हैं जिनको आप पदानुक्रम में लगाना है। दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक इकाई सूबा होता था। ठीक है, सूबे में के बाद शिख परगना गांव। सूबा शिख परगना गांव। जब तुर्कों ने भारत पर शासन किया तो इसे कई प्रदेशों अथवा इकाइयों में बांट दिया गया जिन्हें कि इक्ता कहा जाने लगा। इन इक्ताओं को तुर्क अमीरों के हवाले कर दिया जाता था जिन्हें कि क्या मुक्ति या फिर वाली कहा जाता था। यही प्रदेश बाद में जाकर के सूबे में क्या कह सकते हैं परिवर्तित हो गए सूबे में। और सूबे के नीचे की इकाई क्या कहलाती थी? शिख कहलाती थी। क्या कहलाती थी? शिख कहलाती थी। शिख के नीचे की इकाई परगना कही जाती थी। गांव 100 या फिर 84 की इकाइयों में संगठित थे। गांव के सबसे महत्वपूर्ण लोग खूत यानी भूस्वामी और मुकद्दम यानी मुखिया थे। अगला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत के आर्थिक सामाजिक जीवन के संदर्भ में अब ये जो कथन दिए गए हैं इसमें बताइए कौन सा असत्य है। उस काल में चांदी के टके और तांबे के दिरहम आधारित मुद्रा प्रणाली प्रचलन में थी। दूसरा, भारत पश्चिम एशिया से साटन, कांच के बर्तन तथा घोड़ों का आयात करता था। लोहे की रकाबों का प्रयोग अधिक प्रचलन में था
और डी है उस काल में भारत फारस की खाड़ी और लाल सागर के समीप के देशों के साथ में व्यापार नहीं करता था भारत उस काल में। कौन सा इसमें से असत्य है? डी वाला गलत है, बाकी सारे ही सही हैं। 14वीं सदी में भारतीय कारीगरों की कुशलता इतनी सफल थी कि लाल सागर और फारस की खाड़ी के आसपास के देशों के साथ होने वाले व्यापार में भारतीय माल व विशेष करके कपड़े की प्रसिद्धि हो चुकी थी। तो इसलिए उस काल में भारत इनके साथ में व्यापार करता था, ना कि नहीं करता था। बताइए कि दिल्ली सल्तनत में रहट किससे संबंधित होता था? रहट संबंधित था दिल्ली सल्तनत में किससे? कर से, सिंचाई से, आवास से या फिर बंधुआ मजदूरी से? सिंचाई से, ठीक है, सिंचाई। मध्यकालीन सिंचाई व्यवस्था में रहट काफ़ी प्रचलन में था। इसकी सहायता से सिंचाई के लिए पानी अधिक गहराई से निकाला जाता था, अतः रहट सिंचाई व्यवस्था से संबंधित है। बताइए, नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत के शासक जवाबित का प्रयोग करते थे, ये किससे संबंधित था? जवाबित, बताइए। भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर मापने वाला यंत्र था, उलेमाओं को दिया जाने वाला अतिरिक्त भुगतान था, इक़दारों द्वारा दिया जाने वाला अतिरिक्त भुगतान था, या फिर राज्य का चलाने हेतु सुल्तान के द्वारा बनाए गए विनियम थे? बताइए। राज का चलाने के लिए सुल्तान के द्वारा बनाए गए नियम जो होते थे वो जवाबित होता था। क्या होता था? जवाबित। दिल्ली सल्तनत के शासक राज का चलाने के लिए मुस्लिम कानून के अलावा अपनी ओर से ज़रूरी विनियम बनाते थे, जिन्हें कि जवाबित कहा जाता था। विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने अपनी कराधान व्यवस्था में भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर निर्धारित किया था। दिल्ली सल्तनत में फवाजिल प्रचलन में था, जिसका आशय इक़्तिदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि थी। दिल्ली सल्तनत में जिम्मी किससे संबंधित थे? बताइए, जिम्मी किससे संबंधित थे? मुस्लिम शासन स्वीकार कर जजिया देने वाली हिंदू प्रजा से संबंधित था जिम्मी। अरबों की सिंध विजय के समय से ही भारत की हिंदू प्रजा को जो मुस्लिम कानून व शासन को स्वीकार कर चुकी हो और जजिया अदा करने में सहमत हो, उसे जिम्मियों का दर्जा दिया जाता था, यानी जिम्मी मुस्लिम शासन स्वीकारने वाली हिंदू प्रजा थी। अगला चैप्टर है विजयनगर और बहमनियों का काल तथा पुर्तगालियों का आगमन, यानी ये जो घटनाएं अब आपको मिलेगी वो 1350 से 1565 तक के प्रश्न मिलेंगे आपको। पहला प्रश्न है, हरिहर और बुक्का किस राज्य के सामंत थे? हरिहर और बुक्का काकतीय राज्य के सामंत थे। किस राज्य के? काकतीय। विजयनगर राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने किया था। ये दोनों ही वारंगल के काकतीय राजा के यहाँ पे सामंत थे और बाद में कामपिली, जो कि आधुनिक कर्नाटक है, ये अब कहाँ पे? कर्नाटक में, वहाँ के राजमंत्री बने थे। अब ये 3 कथन है, इसको ध्यान से पढ़िए और विचार करिए। बताइए कि इसमें से असत्य कौन सा है। पहला, मोहम्मद तुगलक ने हरिहर और बुक्का को बंदी बना करके इस्लाम में दीक्षित कर दिया। दूसरा, आरंभ में विजयनगर की व्यवस्था कोऑपरेटिव कॉमनवेल्थ की थी। तीसरा, हसन गंगू ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना में हरिहर और बुक्का की मदद की थी। बताइए कौन सा असत्य है? ये तीसरा वाला गलत है कि हसन गंगू ने विजयनगर की साम्राज्य की स्थापना में हरिहर और बुक्का की मदद की थी, गलत है। बाकी दोनों ही सही हैं। विजयनगर की बढ़ती शक्ति का दक्षिण में मदुरै के सुल्तानों ने विरोध किया था। हसन गंगू ने बहमनी राज्य की स्थापना की थी, ना कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना में हरिहर और बुक्का की मदद किया था। अगला प्रश्न है, विजयनगर के संदर्भ में अब ये जो 2 कथन है इस पर विचार करिए और बताइए कि इनमें से सत्य कौन सा है। पहला, हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। दूसरा, गुरु विद्यारण्य ने पुनः उन्हें हिंदू धर्म में दीक्षित किया था। बताइए, दोनों सही है। पहला और दूसरा दोनों ही सही है। 1333 में वारंगल के काकतीय साम्राज्य में सामंत रहे हरिहर और बुक्का ने विजयनगर की स्थापना की थी। गुरु विद्यारण्य ने हरिहर और बुक्का को इस्लाम में हिंदू धर्म में पुनः दीक्षित किया था।
बहमनी राज्य की स्थापना किसने किया था, ये आप सभी को मालूम होगा, वो भी बहुत ही अच्छे से अलाउद्दीन हसन ने किया था। किसने किया था? अलाउद्दीन हसन ने। 1347 में बहमनी राज्य की स्थापना एक अफ़गान व्यक्ति ने किया था, जिसका नाम क्या था? अलाउद्दीन हसन था। वो भारत में गंगू नाम के एक ब्राह्मण की सेवा करता था, इसलिए उसे हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता था। तो गद्दी पर बैठने के बाद उसने अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण की थी। निम्नलिखित में से कौन सा हरिहर द्वितीय के संदर्भ में असत्य है? हरिहर द्वितीय के संदर्भ में, पहला कि उसने बहमनी राज्य के बेलगाम और गोवा पर आधिपत्य स्थापित किया। बताइए ये सही है या फिर गलत? तो आप कहेंगे ये तो सही है। दूसरा, उसने उत्तरी श्रीलंका पर आक्रमण किया, ये भी सही है। उसने पूर्वी समुद्री तट की ओर प्रादेशिक विस्तार की नीति अपनाई थी। क्या सही है या गलत? तो ये सही है। तीनों सही है तो जाहिर सी बात है लास्ट वाला गलत होगा। उसने कैलाश के दुर्ग और गोलकुंडा के पहाड़ी किले पर कब्जा किया था, ये गलत है। कैलाश का दुर्ग और गोलकुंडा के पहाड़ी किले पर हरिहर द्वितीय ने नहीं किया था, बल्कि हसन गंगू के उत्तराधिकारी ने कब्जा किया था। उस समय हरिहर द्वितीय दक्षिण में इतना व्यस्त था कि उसे संघर्ष में हस्तक्षेप करने का समय ही नहीं मिला। देवराय प्रथम के बारे में ये जो 2 कथन दिया है, इसमें विचार करिए, बताइए सत्य कौन सा है। उसने बहमन सुल्तान के साथ में अपनी पुत्री का विवाह किया। उसने तुंगभद्रा और हरिद्रा नदी पर बांध बनवाए। कौन कौन सा सही है? दोनों सही है। 1406 में देवराय प्रथम सिंहासन पर बैठा। उसकी तुंगभद्रा दोआब पर बहमनियों से भिड़ंत हुई, जिसमें कि वो हार गया और उसने अपनी बेटी की शादी हसन गंगू के पुत्र फिरोज के साथ में करवा दी। देवराय प्रथम ने रचनात्मक और कल्याणकारी कार्यों पर काफ़ी रुचि दिखाई और तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाए। विजयनगर के किस शासक ने अपनी सेना को मजबूत बनाने के लिए अधिक मुसलमानों की भर्ती की थी? किस शासक ने किया था? देवराय द्वितीय ने। किसने? देवराय द्वितीय ने। 1442 से 46 तक देवराय द्वितीय ने विजयनगर पर शासन किया। उसे इस राजवंश का सबसे प्रतापित शासक माना जाता था। सेना को मजबूत बनाने के लिए उसने मुसलमानों की ज़्यादा भर्ती की थी। फरिश्ता के अनुसार देवराय द्वितीय ने 2007 में मुसलमानों की भर्ती की। उन्हें जागीरें दी और हिंदू सिपाहियों तथा अफसरों को उनसे धनुर्विद्या सीखने का आदेश भी दिया। इसमें से कौन सा सुमेलित है, बताइए। नुनिस फारस से संबंधित नहीं है। अब्दुल रज़ाक पुर्तगाली नहीं था। निकोलो कोंती इतावली से संबंधित है। 16वीं सदी में पुर्तगाली लेखक नुनिज ने विजयनगर की यात्रा की थी। कहाँ की? विजयनगर की। और ये कौन था? ये पुर्तगाली था। ठीक है, नुनिस पुर्तगाली था। अब्दुल रज़ाक जो था ये फारसी था। ठीक है। 16वीं सदी में पुर्तगाली लेखक नुनिज ने विजयनगर की यात्रा की थी। फारसी यात्री अब्दुल रज़ाक ने देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी। निकोलो कोती जो कि इतालवी यात्री था, 15वीं सदी में पूर्वार्ध में 1420 में 15वीं सदी के पूर्वार्ध में विजयनगर आया था। अगला है फिरोज शाही बहमनी के संदर्भ में इसमें से बताइए कि कौन सा कथन असत्य है। पहला है वह कई भाषाओं का ज्ञाता और सभी धर्मों के मूल सिद्धांतों का आदर करने वाला सुल्तान था। दूसरा, उसने दौलताबाद के निकट एक वेधशाला बनवाई। तीसरा, उसने अपने प्रशासन में हिंदुओं को उच्च पद प्रदान किए थे। और चौथा है वो भारत में अफगान शासन स्थापित करना चाहता था। बताइए इनमें से असत्य कौन सा है। वह भारत में अफगान शासन स्थापित करना था, ये गलत है, बाकी सारे ही सही हैं। फिरोज शाह बहमनी दक्कन को भारत का सांस्कृतिक केंद्र बनाने के लिए कटिबद्ध था। उसने पूर्व विधान ओल्ड टेस्टामेंट और नव विधान यानी न्यू टेस्टामेंट दोनों को पढ़ा था। इनमें से बताइए कि बहमनी सुल्तान ने राजधानी गुलबर्गा को बिदर स्थानांतरित किया। किस बहमनी सुल्तान ने किया ऐसा, जो कि गुलबर्गा को बिदर स्थानांतरित किया? किसने किया? अहमद शाह बहमनी ने किया। अहमद शाह बहमनी ने वारंगल पर आक्रमण किया
और उसके अधिकृत प्रदेशों को अपनी सल्तनत में मिला लिया। नवविजित प्रदेशों पर अपने शासन को सुदृढ़ करने के लिए वो राजधानी गुलबर्ग से विदर ले गया और उसके बाद उसने मालवा, गोंडवाना और कोंकण की ओर ध्यान दिया। प्रसिद्ध सूफी संत गैसूद राज से अपनी संगति के कारण उसे वली या संत भी कहा जाता था। नेक्स्ट है, विजयनगर शासक कृष्णदेव राय किस वंश के थे? कृष्णदेव राय तुलु वंश के थे। किस वंश के? तुलु। कृष्णदेव राय ने तुलु वंश की स्थापना की थी। वह इस वंश का सबसे महान राजा था। कृष्णदेव राय के संबंध में विचार करिए और बताइए इनमें से सत्य कौन सा है। पहला, कुछ इतिहासकार कृष्णदेव राय को विजयनगर के सभी राजाओं में सर्वश्रेष्ठ मानते थे। और दूसरा, उसने बीजापुर और गुलबर्गा पर अधिकार कर लिया। बताइए सत्य कौन सा है? दोनों ही पूर्णतः सत्य है। कृष्णदेव राय ने 1509 से 1530 तक शासन किया। कुछ इतिहासकार उसे सभी राजाओं में सबसे महान मानते हैं। उसने बीजापुर और गुलबर्गा पर अधिकार कर लिया। कृष्णदेव राय के संदर्भ में इसमें से बताइए कि कौन सा कथन असत्य है। उसने नौसेना के विकास पर कोई ध्यान नहीं दिया। इतालवी यात्री पेस उसके दरबार में आया। वह संस्कृत व तेलुगु का मेधावी विद्वान था। उसका उत्तराधिकारी कृष्णदेव द्वितीय था। बताइए कौन सा असत्य है? ये गलत है कि उसका उत्तराधिकारी कृष्णदेव द्वितीय था। बाकी सारे सही हैं। कृष्णदेव राय का उत्तराधिकारी सदाशिव राय था। कौन था? सदाशिव राय। इसके समय में वास्तविक सत्ता राम राजा के हाथों में थी। दक्षिण के अन्य राजाओं जैसे कि चोलों और विजयनगर के विपरीत कृष्णदेव ने नौसेना के विकास की ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया था। पेस, बारबोसा और नुनिज आदि विदेशी यात्रियों ने कृष्णदेव के प्रशासन की प्रशंसा की थी। कृष्णदेव ने संस्कृत तथा तेलुगु के साथ साथ कन्नड़ और तमिल कवियों को भी अपने दरबार में प्रश्रय दिया था। विजयनगर राज्य के संदर्भ में अभी ये जो कथन दिए गए हैं इनको ध्यान से पढ़िए और बताइए कि इनमें से असत्य कौन सा है। पहला, राज्य की प्रशासनिक इकाई मंडलम, नाडु, स्थल, उपजिला और ग्राम में विभाजित थी। प्रांतीय शासक पुराने और माफ़ करने और नए कर लगाने का अधिकार रखता था। सैनिक सरदारों को अम्बरम दिया जाता था। पालीगारों को निश्चित संख्या में पैदल सैनिक, घोड़े और हाथी रखने पड़ते थे। बताइए असत्य कौन सा है इसमें से? असत्य। सारे सही ही हैं इसमें, इनमें से कोई नहीं, सारे सत्य हैं। विजयनगर राज्य में राजा को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होता था जिसमें कि राज्य के सरदार हुआ करते थे। ये राज्य मंडल नाडु, उपजिला और ग्राम में विभाजित थे। नाडु को जिला यानी उस टाइम नाडु कहा जाता था और उपजिला को स्थल। प्रांतीय शासकों का नियमित कार्यालय नहीं होता था। उसका कार्यकाल उनकी योग्यता और शक्ति पर निर्भर था। ये पुराने कर माफ़ करने और नए कर लगाने का अधिकार रखते थे। विजयनगर का राजा सैनिक सरदारों को निश्चित राजस्व वाला क्षेत्र दिया करता था। अमरम। पालीगार नायक सरदार था। पालीगार क्या होते थे? नायक सरदार थे जो कि राज्य की सेवा के लिए निश्चित संख्या में पैदल सेना, घोड़े और हाथी रखते थे। अगला है, किस गुजराती पायलट ने वास्को डे गामा का कालीकट तक मार्गदर्शन किया था? बहुत इजी है, अब्दुल मजीद ने किया था। किसने किया था? अब्दुल मजीद ने। 1498 में वास्को डे गामा 2 जहाज़ों के साथ में कालीकट पहुंचा था और इस यात्रा का मार्गदर्शन गुजराती यात्री अब्दुल मजीद ने किया था। 15वीं सदी के अंत में यूरोपीय यात्री भारत तथा दक्षिण पूर्व एशिया की ओर आकर्षित हुए। इसके क्या कारण थे बताइए? यूरोप में कृषि विकास एवं विस्तार, आंतरिक व विदेश व्यापार की वृद्धि हेतु नए बाजार की तलाश, रेशम, मसाले और औषधि की मांग। बताइए क्या कारण थे? सही जवाब होगा कि ये तीनों ही कारण थे। यूरोप में कृषि विस्तार के फलस्वरूप चारागाहों की कमी हुई तो जाड़ों में पशुओं का वध अधिक संख्या में किया जाने लगा।
और मांस की अधिक उपलब्धता होने से उसे सुरक्षित रखने और ज़्यादा स्वादिष्ट बनाने के लिए मसालों की मांग बढ़ी। इनको आंतरिक व्यापार और वृद्धि के लिए नए बाजार की तलाश थी, तो इसलिए इन्होंने देशों की खोज प्रारंभ कर दी। रोम साम्राज्य के युग में यूरोप में चीन का रेशम और भारत तथा दक्षिण पूर्व एशिया के मसाले व औषधि की मांग बढ़ रही थी। खासतौर पर काली मिर्च की मांग थी। आगे बढ़िए। क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का निवासी था? क्रिस्टोफर कोलंबस ये जिनेवा का निवासी था। इसने अमेरिका की खोज की थी और जिनेवा का निवासी था। विजयनगर में कुरुवे किससे संबंधित था? कुरुवे आपके चावल की एक किस्म होती थी। चावल की एक प्रकार का चावल होता था कुरुवा, जिसे कि सर्दी के मौसम में उगाया जाता था और उपज का 1/3 भाग कर रूप में देना अनिवार्य था। पुर्तगालियों के संदर्भ में ये विचार करिए और बताइए इनमें से कौन सा सही है। पहला, अल्बुकर्क ने बीजापुर से गोवा को छीन करके डांडा, राजाडे और दाभोल को खूब लूटा। उन्होंने लाल सागर के मुहाने पर सोकोत्रा द्वीप में भी अपना एक अड्डा कायम किया था। बताइए सत्य कौन कौन से हैं? दोनों सत्य हैं। पुर्तगाली अपनी नई नीति अमल करते हुए अल्बुकर्क ने 1510 में बीजापुर से गोवा को छीन लिया और वहां के प्राकृतिक बंदरगाह पर किला बनाकर के अपनी सामरिक स्थिति मजबूत की। पुर्तगालियों ने श्रीलंका में कोलंबो, सुमात्रा में अचीन और मलक्का में एक किला स्थापित किया। उन्होंने लाल सागर के मुहाने पर सोकोत्रा द्वीप में भी अपना एक अड्डा कायम कर लिया था। आगे बढ़ते हैं। 10वां चैप्टर है मेडिवल हिस्ट्री का। उत्तर भारत में साम्राज्य के लिए संघर्ष प्रथम, लगभग 1400 से 1525 तक। गुजरात राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? गुजरात राज्य का वास्तविक संस्थापक अहमद शाह प्रथम था। वास्तविक संस्थापक मुजफ्फर शाह का पौत्र अहमद शाह प्रथम था। इसने गुजरात के हिंदुओं पर जजिया कर लगाया, जो कि पहले कभी नहीं लगाया गया था। उसने अहमदाबाद नामक एक नए नगर में अपनी राजधानी स्थानांतरित की। महमूद बेगड़ा के संदर्भ में ये जो कथन दिए गए हैं, इसमें विचार करिए और बताइए कि इनमें से सत्य कौन कौन सा है। महमूद बेगड़ा के संदर्भ में, महमूद बेगड़ा को पुर्तगालियों से संघर्ष करना पड़ा क्योंकि वे पश्चिम एशिया के देशों के साथ में गुजरात के व्यापार में दखलंदाजी कर रहे थे। दूसरा, उदयराज उसका दरबारी कवि था। तीसरा, उसने चंपानेर के निकट मोहम्मदाबाद नामक नगर बसाया था। बताइए कौन कौन सा सत्य है इसमें से? तीनों सही है। पहला, दूसरा, तीसरा तीनों ही सही है। महमूद बेगड़ा को पुर्तगालियों के साथ में संघर्ष करना पड़ा क्योंकि वे पश्चिम एशिया के देशों के साथ में गुजरात के व्यापार में दखल अंदाजी कर रहे थे। इसलिए उनकी नौसेना पर लगाम लगाने के लिए उसने मिस्र के शासक के साथ में मित्रता की, लेकिन उसने इस मकसद में वो कामयाब नहीं हो सका। वैसे तो महमूद को औपचारिक शिक्षा का ज्ञान नहीं था, लेकिन उसके शासनकाल में अनेक रचनाएं अरबी से फारसी में अनुवादित की गई। उदयराज उसका दरबारी कवि था जो कि संस्कृत कविताएं लिखता था। 1454 में उसने चंपानेर पर अधिकार कर लिया था और इसी के निकट उसने मोहम्मदाबाद नामक एक नया शहर बसाया। मालवा राज्य के संदर्भ में बताइए कि इनमें से कौन सा असत्य है। मालवा राज्य के संदर्भ में 15वीं सदी के दौरान मालवा राज अपने वैभव के उच्चतम शिखर पर था। दूसरा, जामा मस्जिद, हिंडोला महल, जहाज महल आदि मालवा शैली की प्रसिद्ध इमारतें हैं। तीसरा, हुशांग शाह ने जैन व्यापारियों को आश्रय प्रदान किया। एंड चौथा, मालवा की राजधानी जोधपुर थी। बताइए इनमें से मालवा के संबंध में कौन सा असत्य है। मालवा की राजधानी जोधपुर थी, ये गलत है। बाकी सारे सही हैं। जोधपुर मेवाड़ की राजधानी थी, मालवा की नहीं राजधानी थी। मालवा की राजधानी पहले धार थी, जिसे कि हुशांग शाह स्थानांतरित करके मांडू ले गया। मालवा की स्थापत्य शैली गुजरात शैली से अलग थी, भिन्न थी। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया? बहुत इजी प्रश्न आपके सामने आ गया। राणा कुंभा ने बनवाया था। किसने बनवाया था? राणा कुंभा ने बनवाया था। इन्होंने सिंचाई के लिए कई झीलें और जलाशय खुदवाए थे, राणा कुंभा ने। घटोली की लड़ाई किस किस के बीच में लड़ी गई थी? घटोली की लड़ाई लड़ी गई थी राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में। ठीक है।
दिल्ली का शासक इब्राहिम लोदी मालवा की पराजय से चिंतित हो गया और उसने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। उस समय मेवाड़ पर राणा सांगा शासन कर रहा था। उसने लोदी को बुरी तरीके से घटोली की लड़ाई में हरा दिया था। इनमें से बताइए, विचार करिए कथनों में, और इसमें से आपको क्या बतानी है। पहले तो ये जान ले बतानी क्या है। असत्य की पहचान करनी है। 1525 तक उत्तर भारत की राजनीतिक परिस्थितियां एक निर्णायक युद्ध को आमंत्रित कर रही थी। बाबर जब भारत के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था, उस समय दिल्ली का शासक सिकंदर लोदी था। असत्य की पहचान करनी है। गलत है दूसरा वाला, सिकंदर लोदी नहीं था। पहला वाला सही है, दूसरा असत्य है। मध्यकाल में 1525 तक उत्तर भारत में अत्यधिक उथल पुथल उत्पन्न हो रही थी। यहाँ की राजनीतिक परिस्थितियाँ तेजी से बदल रही थी और इस प्रदेश में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए एक निर्णायक युद्ध अवश्यंभावी प्रतीत हो रहा था। दूसरा गलत है। जब बाबर भारत के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था, उस समय दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी था, ना कि सिकंदर लोदी था। वो अपनी आंतरिक स्थिति को मजबूत करने में लगा हुआ था। सल्तनत काल के राजवंशों को आपको सही क्रम में व्यवस्थित करनी है। सल्तनत काल के राजवंशों को गुलाम वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, उसके बाद लोदी वंश आया। सबसे पहले गुलाम वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, फिर लोदी वंश। पहला, दूसरा, चौथा, तीसरा। सल्तनत कालीन भारत में सबसे पहले गुलाम वंश का शासन स्थापित हुआ। कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में शासन कराने वाला गुलाम था करने वाला। दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश लोदी वंश था। बहलोल लोदी के संदर्भ में अब ये जो कथन दिए हैं, विचार करिए और बताइए कि इनमें से सत्य कौन सा है। उसे बलहोल लोदी को सरहिंद की इक्तदारी प्राप्त थी। उसने खोखरों की शक्ति पर अंकुश लगाया। बताइए सत्य कौन? दोनों सही है। तैमूर के आक्रमण के बाद दिल्ली में सैयद राजवंश स्थापित हुआ। उस समय पंजाब पर अफगान शासकों ने सत्ता स्थापित कर लिया था। उनमें बहलोल लोदी प्रमुख था, जिसे कि सरहिंद की इक्तदारी प्राप्त थी। उसने सर्वप्रथम साल्ट रेंजेज में रहने वाले खोखर जाति के खूंखार लड़ाका कबीले की बढ़ती हुई शक्ति पर अंकुश लगाया और शीघ्र ही पूरे पंजाब पर अपना आधिपत्य स्थापित कर दिया था। सिकंदर लोदी के संदर्भ में अभी जो कथन दिए गए हैं, इनमें से बताना है आपको कि असत्य कौन सा है। पहला, उसने अनाज पर से चुंगी हटा दी थी। दूसरा, उसने पैमाइश का एक नया पैमाना गजे सिकंदरी आरंभ किया। गजे सिकंदरी आरंभ किया। इन दोनों में पहले आप डिसाइड कर लीजिए, बताइए कि कौन सा इसमें से असत्य है। दोनों ही इसमें से सही है। लगान हेतु सूचियां बनवाई, जो कि शेरशाह के समय तक प्रयोग की गई थी। ये भी सही है। उसने हिंदुओं पर जजिया नहीं लगाया था। सिकंदर लोदी ने हिंदुओं पर भी जजिया लगाया था। ये गलत है। डी वाला ऑप्शन गलत है। सिकंदर लोदी एक कट्टर धार्मिक शासक था। उसने स्त्रियों को पीरों की मज़ारों पर जाने और जुलूस निकालने पर रोक लगा दिया था। उसने हिंदुओं पर भी जजिया जो था वो फिर से लगा दिया था। उसने अपने सैन्य अभियान के दौरान प्रसिद्ध हिंदू मंदिर नागरकोट को तोड़ा था। सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी के संदर्भ में अगला ये जो दो कथन है, इस पर विचार करिए और बताइए कि इनमें से सत्य कौन सा है। उसने 1506 में आगरा नगर की स्थापना की। उसने आगरा को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। कौन सा सत्य है? दोनों। सिकंदर लोदी ने 1506 में आगरा नगर की स्थापना की। उसका उद्देश्य था कि यहाँ से पूर्वी राजस्थान के प्रदेशों और मालवा व गुजरात को जाने वाले मार्गों पर नियंत्रण रखा जा सके। कुछ समय पश्चात आगरा को सिकंदर ने अपनी दूसरी राजधानी बनाया। इनमें से विचार करिए और बताइए कि इनमें से सत्य कौन सा है। 14वीं सदी के मध्य तक कश्मीर शैव धर्म के केंद्र के रूप में विख्यात था। 15वीं सदी में कश्मीर में सूफी संतों को ऋषि कहा गया था। बताइए कौन कौन से सत्य हैं। दोनों सही है। जब क्वेश्चन पढ़ो तो आप उसको पॉज करके अपने से खुद से करिए रीड, उसके बाद बताइए, ठीक है? नहीं तो ऐसे आगे बढ़ जाएगा चीज़ें और आपको चीज़ें समझ नहीं आएगी। अलबरूनी किस
अलबरूनी के अनुसार कश्मीर में ऐसे हिंदुओं को भी प्रवेश नहीं करने दिया जाता था जो कि वहाँ के सरदारों से व्यक्तिगत रूप से परिचित नहीं थे। उस समय कश्मीर शैव धर्म के केंद्र के रूप में विख्यात था। जब 1420 में जैनुल आबिदीन गद्दी पर बैठा तो कश्मीरी समाज काफ़ी बदल चुका था। उस समय मध्य एशिया के मुसलमान संत और शरणार्थी कश्मीर पहुँचे रहे थे, जिससे कि यहाँ के सूफी संतों की एक सुदीर्घ श्रृंखला का उदय हुआ। इन्हें लोग ऋषि भी कहते थे। जैनुल आबिदीन के संदर्भ में असत्यता की पहचान करिए। उसने जजिया और गोवध बंद करवा दिया। उसने महाभारत और रास्ता रंगीड़ी का फारसी में अनुवाद करवाया। उसने संगीत पर पाबंदी लगा दी थी। उसके न्याय विभाग का मंत्री श्रिया भट्ट था। बताइए इनमें से असत्य कौन सा है? उसने संगीत पर पाबंदी लगा दी थी, ये गलत है, बाकी सारे ही सही हैं। जैनुल आबिदीन संगीत प्रेमी था। वह फारसी, कश्मीरी, संस्कृत और तिब्बती भाषाओं में पारंगत था। ग्वालियर के राजा को जब उसके संगीत प्रेम की जानकारी मिली तो संगीत पर 2 दुर्लभ कृतियाँ उसे भेंट के तौर पर भेजी। ये गलत है, बाकी सारे ही सही है। उसको संगीत पसंद था। आगे 11वां चैप्टर है भारत में सांस्कृतिक विकास 13वीं से 15वीं सदी तक। प्रश्न है, ये मध्यकालीन स्थापत्य है और ये स्थापत्य किस स्थान से संबंधित है? बतानी है आपको कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। अब तक तो आप ये देखते आ रहे थे कि सुमेलित कौन सा है। यहाँ पे क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, कौन सा सुमेलित नहीं है बतानी है आपको। कुव्वत उल इस्लाम किस स्थान से संबंधित है? ये कुव्वत उल इस्लाम संबंधित है दिल्ली से। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पे है? अजमेर में है। कुतुब मीनार कुरुक्षेत्र में नहीं है, तो यहाँ पे सही नहीं कौन पूछ रहा है? तीसरा वाला सही नहीं है। ठीक है, दिल्ली में है कुतुब मीनार, ये आप सभी को मालूम होगा। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कुतुब मीनार के निकट दिल्ली में स्थित है, जो कि पहले एक जैन मंदिर था, जिसके बाद में वैष्णव मंदिर में बदल दिया गया और तुर्क शासकों ने इसे मस्जिद में बदल दिया। 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि पहले एक मठ था, इसे अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। ये अजमेर में है। कुतुब मीनार दिल्ली में है, जिसे कि गुलाम शासकों ने बनवाया था। तुर्क स्थापत्य कला के संदर्भ में विचार करिए और इनमें से बताइए कि कौन सा असत्य है। इन्होंने उच्च कोटि के गारे का इस्तेमाल किया। इन्होंने गुंबद और मेहराब के साथ में लिंटल और शहतीर पद्धति का प्रयोग किया। धर्म को बढ़ाने के लिए इन्होंने मानव व पशु आकृतियों पर विशेष बल दिया। बताइए इनमें से असत्य कौन सा है? तीसरा वाला गलत है, बाकी सारे ही सही है। धर्म को बढ़ाने के लिए इन्होंने मानव व पशु आकृतियों पर विशेष बल दिया, ये गलत है। सजावट के मामलों में तुर्कों ने धार्मिक कारणों से मानव आकृतियों या फिर पशु पक्षियों की आकृतियों के इस्तेमाल से परहेज किया था। इसके बजाय वे ज्यामितीय और फूलों के डिज़ाइनों का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट है अरेबिस्क। अरेबिस्क किससे संबंधित है? अरेबिस्क आपका संबंधित है सजावट पद्धति से। अरेबिस्क एक सजावट पद्धति है जिसे कि तुर्क भारत में इमारत व गुंबद से सजावट के लिए इस्तेमाल किया करते थे। इस पद्धति के द्वारा दीवारों पर ज्यामिति और फूलों के डिज़ाइन के साथ साथ में कुरान की आयतें भी लिखवाई जाती थी, जिससे कि अरबी लिपि अपने आप में एक कलाकृति बन गई थी। इन सजावटी युक्तियों के संयोग को अरेबिस्क कहा जाता था। ठीक है, कुतुब मीनार के संदर्भ में विचार करिए और इनमें से बताइए कि कौन सा असत्य है। इसे सूफी संत बख्तियार काफ़ी की स्मृति में बनवाया गया था। इसमें लाल व सफ़ेद बलुई पत्थरों का इस्तेमाल किया गया। ये मीनार मूलतः 90 मीटर की थी। बताइए इनमें से असत्य कौन सा है? ये मूलतः 90 मीटर की थी, ये गलत है। कितने मीटर की? 71 मीटर की थी शायद, देखते हैं ये। हाँ, 71.4 मीटर की। ठीक है, ये मीनार 71.4 मीटर की थी। अगला प्रश्न है, अलाई दरवाजे में एक गुंबद भी है जो कि वैज्ञानिक पद्धति से बनवाया गया पहला सही गुंबद है। तुगलक स्थापत्य की एक
प्रमुख विशेषता ढालू दीवार है? बताइए सत्य कौन है? दोनों ही सत्य है इसमें से। अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार में एक प्रवेश द्वार जोड़ दिया था जो कि अलाई दरवाज़ा के रूप में प्रसिद्ध है। इसमें एक गुंबद भी है जो कि वैज्ञानिक पद्धति से बनवाया गया पहला सही गुंबद है। तुगलक स्थापत्य की एक प्रमुख विशेषता ढालू दीवार का निर्माण है। इसमें इमारत के मजबूत और ठोस होने का एहसास होता है। खानकाह किससे संबंधित है? खानकाह संबंधित है सूफी आश्रम से। किससे संबंधित है? सूफी आश्रम से। सूफी मत 12 पंथों या फिर सिलसिलों में संगठित था। हर सिलसिले का नेतृत्व एक सूफी संत करता था जो कि पीर कहा जाता था। ये पीर अपने शिष्यों या मुरीदों के साथ में खानकाह यानी कि आश्रम में रहता था। खानकाह एक सूफी आश्रम था। चिश्ती सिलसिले के संदर्भ में विचार करिए और बताइए कि इनमें से कौन कौन सा सत्य है। भारत में इस सिलसिले की स्थापना मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। मोइनुद्दीन चिश्ती 1192 में भारत आए थे। बताइए कौन कौन सा सत्य है? दोनों ही सही है। भारत में चिश्ती सिलसिले की स्थापना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। ये 1192 में पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के कुछ समय बाद भारत आए थे और दिल्ली व लाहौर में रहने के बाद में अजमेर चले गए थे। अगला प्रश्न है, इसमें आपको मैच करनी है। बाशरा किससे संबंधित है? बाशरा संबंधित है, ये इस्लामी कानून को मानने वाला बेशरा होता था। इस्लामी कानून को मानने वाला बेशरा होता था। ठीक है, इस्लामी कानून को मानने वाला बाशरा होता था, बेशरा नहीं। बेशरा जो है ये इस्लामी कानून को नहीं मानने वाले होते थे। बेशरा नहीं मानने वाले होते थे, बाशरा मानने वाले होते थे। मुताज़िला बुद्धिवादी दर्शन, हनीफी धारा संबंधित है, ये उदारवादी होते थे। ठीक है, एक्सप्लेनेशन को देखिए, अच्छे से समझ में आएगा। बाशरा इस्लामी कानून को मानने वाले थे, बेशरा नहीं मानते थे। मुताजिल 10वीं सदी में अब्बासी खिलाफत का पतन हो गया और विश्वासों तथा विचारों का युग प्रारंभ हुआ और बुद्धिजीवी दर्शनों का महत्व कमजोर हुआ, जिसे कि मुताजिला कहा जाता था। हनीफी धारा को इस्लाम की 4 धाराओं में सबसे उदारवादी धारा माना जाता था और इसी को पूर्वी तुर्कों ने अपनाया और यही तुर्क बाद में भारत आए थे। चिश्ती संतों के बारे में ये जो कथन है दिए हैं उस पर विचार करिए और बताइए कि इनमें से कौन कौन सा सत्य है। इनमें सबसे प्रसिद्ध निजामुद्दीन औलैया और नाज़िरुद्दीन चिरागे देहली थे। ये सादगी का जीवन व्यतीत करते थे। सत्य कौन कौन सा है? दोनों ही सही है। चिश्ती संतों में निजामुद्दीन औलैया और नाज़िरुद्दीन चिरागे देहली सबसे अधिक प्रसिद्ध संत थे। ये सूफी संत निम्न वर्गों के लोगों के साथ में निसंकोच मिलते जुलते थे। ये सादगी का जीवन व्यतीत करते थे और लोगों से हिंदी या फिर हिंदवी में बात करते थे। हिंदी या फिर हिंदवी में। चिश्ती सिलसिलों के संदर्भ में ये जो कथन है विचार करिए, सत्य बताइए। चिश्ती और सोहरावर्दी बाशरा विचारधारा से प्रभावित थे। मोइनुद्दीन के मुरीदों में बख्तियार काकी और काकी का मुरीद फरीदुद्दीन गंजे शकर शामिल थे। सत्य बताइए कौन कौन सा है? दोनों सही है। आप पॉज करिए, खुद से पढ़िए इसको ध्यान से, फिर आगे बढ़िए। मेरे साथ आगे बढ़ेंगे तो आपका कंप्लीट नहीं होगा। मैं जल्दी जल्दी आगे सिर्फ इसलिए बढ़ रही हूँ ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो जाए। 13वीं से 14वीं सदी में उत्तर भारत में 2 सिलसिलों का प्रभाव था, एक चिश्ती और एक सोहरावर्दी का। ये दोनों ही बाशरा विचारधारा को मानने वाले थे। भारत में चिश्ती सिलसिले की स्थापना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। इनके शिष्यों में बख्तियार काकी और काकी का मुरीद फरीदुद्दीन गंजे शकर शामिल थे। इनमें से किस सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में शामिल किया गया है? बताइए किनके विचारों को? फरीदुद्दीन गंजे शकर के विचारों को शामिल किया गया है आदि ग्रंथ में। इनके छंदों को, उनका दृष्टिकोण उदार और जीव दया की भावना से ओतप्रोत था। समा के संदर्भ में विचार करिए और बताइए कि सत्य कौन सा है। समा ये गायन की एक शैली थी जिसमें कि ईश्वर से सानिध्य की अनुभूति होती थी। सूफी गायन हेतु अक्सर हिंदी छंदों का प्रयोग करते थे।
सत्य कौन सा है? दोनों है। समा सूफी संतों के द्वारा अपनाई गई गायन शैली थी। सूफी संतों ने समा के माध्यम से लोकप्रियता अर्जित की थी। ये गायन ऐसी चित्रवृत्ति से सृष्टि करने में सहायक होती थी जिसमें कि इन्हें ईश्वर से सानिध्य की अनुभूति होती थी। ये गायन के लिए हिंदी छंदों का प्रयोग करते थे। चिश्ती और सोहरावर्दी संतों के संदर्भ में विचार करिए और बताइए कि इनमें से सत्य कौन सा है। भारत में चिश्ती और सोहरावर्दी समकालीन थे। सोहरावर्दी संत गरीबी का जीवन बिताने में विश्वास नहीं करते थे। बताइए सत्य कौन कौन सा है? दोनों ही सही है। भारत में सोहरावर्दी संतों ने लगभग उसी समय प्रवेश किया था जब चिश्तियों का आगमन हुआ था। चिश्तियों के विपरीत सोहरावर्दी संत गरीबी का जीवन बिताने में विश्वास नहीं करते थे। इन्होंने राज्य की सेवा स्वीकार की और मजहबी विभाग में उच्च पदों के लिए नियुक्त किए गए थे। चिश्ती संत राज्य की राजनीति से अलग रहना ही पसंद करते थे और शाहों और अमीरों की संगति से दूर रहते थे। शाहों और अमीरों की संगति से। इनमें से बताइए कि किस सूफी संत को सिद्ध पुरुष कहा जाता था? सिद्ध पुरुष किसे कहा जाता था? निज़ामुद्दीन औलैया को। निज़ामुद्दीन औलैया यौगिक प्राणायाम में इतने पारंगत थे कि योगी लोग उन्हें सिद्ध पुरुष कहा करते थे। मध्यकालीन संत कबीर के संदर्भ में विचार करिए, बताइए कि इनमें से कौन सा सत्य है। इन्होंने जाति प्रथा की निंदा की। ये औरंगजेब के समकालीन थे। इन्होंने मूर्ति पूजा, व्रत, नमाज, अजान पर गहरा प्रहार किया था। बताइए सत्य कौन कौन सा है? दूसरा गलत है कि ये औरंगजेब के समकालीन थे। कबीर औरंगजेब के समकालीन नहीं थे। कबीर 15वीं सदी में एकत्व के विचारक के रूप में उभरे थे। इन्होंने जाति प्रथा, अस्पृश्यता की घोर निंदा की। इन्होंने जाति, नस्ल, संपत्ति में होने वाले भेदभाव का प्रबल विरोध किया। कबीर किसी भी मुगल शासक के समकालीन नहीं थे। कबीर ने एकत्व पर जोर दिया और मूर्ति पूजा, तीर्थ व्रत, गंगा स्नान, नमाज और अजान सबके तीव्र प्रहार किए थे। वह यौगिक आधारों से परिचित थे। नेक्स्ट है मैच द कॉलम। मैच करिए और बताइए कि इनमें से सही सुमेलित कौन है। कौन किससे, कौन कहाँ से संबंधित है, किस जगह से। जैसे कि नामदेव महाराष्ट्र से संबंधित है। कहाँ से? रामानंद आपके संबंधित है उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश के। नरसिंह मेहता कहाँ से संबंधित है? गुजरात से। गुरु नानक पंजाब से। मध्यकालीन भारत में इनमें से किस संत के दोहे गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित किए गए? बताइए किस संत के दोहे गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित किए गए? रैदास के। किसके? रैदास के। संत रैदास को रविदास के नाम से भी जाना जाता था। इनके बहुत से पद गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित मिलते हैं। एक प्रचलित कहावत मन चंगा तो कठौती में गंगा, वो इनकी ही द्वारा कही गई है। अगला मैच द कॉलम है। कौन किससे संबंधित है? बताइए। जैसे कि अब्दुल वहीद बेलग्रामी, ये संबंधित हैं किससे? हर के हकैके हिंद से। ठीक है। नक्शबी संबंधित है कोक शास्त्रा से। कोक शास्त्रा होता था। औरंगजेब के द्वारा क्या? फतवाए आलमगीरी संबंधित है। गुलबदन बेगम लिखित क्या है? हुमायूंनामा। नेक्स्ट, भक्ति आंदोलन के संबंध में विचार करिए। ये कथन देखिए और बताइए कि इनमें से सत्य कौन सा है। भक्ति आंदोलन के संबंध में कबीर और नानक ने ईश्वर भक्ति को मोक्ष का मार्ग माना। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन को नामदेव ने लोकप्रिय बनाया। अलवार व नयनार संतों ने दक्षिण में भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाया। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक रामानंद थे। बताइए कौन कौन सत्य है? चारों सत्य है। चारों ही पूरी तरीके से सही है। गुरु नानक के संदर्भ विचार करिए और इनमें से बताइए कि सत्य कौन सा है।